दोस्तों, कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है और फिर वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका शायद उसे जिंदगी भर अफसोस रह जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सीतापुर, और इसी सीतापुर का एक इलाका पड़ता है खैराबाद, और इसी खैराबाद इलाके का रहने वाला है रमेश कुमार। रमेश की पत्नी का नाम है सरला देवी। रमेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम है सीमा कुमारी। सीमा, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके से बीएससी तक की पढ़ाई कर चुकी है। रमेश, जो लखनऊ स्कूटी इंडिया में रहता है और बगल की एक प्राइवेट कंपनी में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सीमा की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, सीमा भी एक नौकरी की तलाश में अपने पिता के पास पहुंच जाती है और फिर बगल के ही एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। बात कर रहा हूं मैं 12 जून 2023 की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास की। उस वक्त सीमा, जो अपने काम से वापस घर आ चुकी थी और उसके पिता ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे। रमेश अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम घर पर अकेली हो, कहीं बाहर मत जाना, बल्कि खाना खाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाना। रमेश तो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन अगली सुबह 8 बजे के आसपास जब अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी सीमा घर में मौजूद नहीं है। रमेश जब अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है तो सीमा का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए रमेश अपनी बेटी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन पड़ोसी भी कुछ खास जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से रमेश को अपनी बेटी को लेकर चिंता सताने लगती है। इसीलिए रमेश सबसे पहले अपनी पत्नी सरला के नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है। इधर सरला को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है, सरला भी परेशान हो जाती है। तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के पास लखनऊ पहुंच जाती है। उसके बाद पति और पत्नी हर मुमकिन जगहों पर जाते हैं और सीमा की तलाश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके सीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देर शाम तक भी जब सीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पति पत्नी नज़दीकी थाने में जाते हैं और सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी अपनी तरीके से तमाम कोशिश करती है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो सीमा घर वापस आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। जैसे ही सुबह हो जाती है, इधर पीपरसाड़ गांव का प्रधान रमेश कुमार पाल पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सरोजनी नगर थाने के अंतर्गत गाहर के जंगल में एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को देखती है, देखकर पहचान कर लेती है। दरअसल मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सीमा ही थी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सीमा के शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार से लगभग 20 या 22 बार वार किया गया है। उसके शरीर के कपड़े भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद सीमा के साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को शराब की कुछ बोतलें और कुछ सिगरेट के पैकेट भी बरामद होते हैं। पुलिस को जैसे ही सीमा की डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी सीमा के पिता रमेश कुमार को देती है।
इधर रमेश को जैसे ही मालूम चलता है, रमेश फौरन ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। और जब सीमा को इस हालत में देखते हैं, देखकर सब के सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर रमेश की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 का तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए सबसे पहले रमेश से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर रमेश पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी इससे पहले नादरगंज के एक चप्पल फैक्ट्री में नौकरी करती थी, लेकिन वहीं का एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी बच्ची को अक्सर परेशान किया करता था। रमेश जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताता है, पुलिस फौरन ही उस चप्पल फैक्ट्री में जाती है और वहां से सिक्योरिटी गार्ड को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड से सीमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। सिक्योरिटी गार्ड भी पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब, मैंने सीमा की हत्या नहीं किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सीमा उस जंगल में पहुंची कैसे और उसके साथ गलत किया किसने है। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए सीमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद है जिस पर सीमा ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोहम्मद कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल सीमा मोहम्मद कैफ से पिछले 2 महीने से लगातार बातचीत करती आ रही थी। मोहम्मद कैफ, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो दरोगा खेड़ा के अमौसी गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही मोहम्मद कैफ के घर का पता मिल जाता है, पुलिस मोहम्मद कैफ के घर पर जाती है और वहां से मोहम्मद कैफ को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर मोहम्मद कैफ से सीमा की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोहम्मद कैफ मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मोहम्मद कैफ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सीमा के पिता रमेश को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 महीने पहले, जब सीमा एक नौकरी की तलाश में लखनऊ अपने पिता के पास पहुंच जाती है। जब थोड़े बहुत कोशिश करती है, आखिरकार उसको नादरगंज में एक चप्पल फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। चप्पल फैक्ट्री में जब नौकरी करने के लिए जाती है, वहीं पर सीमा की मुलाकात पहली बार मोहम्मद कैफ से होती है। दरअसल मोहम्मद कैफ उस फैक्ट्री में पिछले कई महीनों से काम कर रहा था। फैक्ट्री के अंदर सीमा और मोहम्मद कैफ की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सीमा और मोहम्मद कैफ के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। आखिरकार वो समय भी आता है जब दोनों के बीच एक दिन अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन सीमा और मोहम्मद कैफ के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सीमा के पिता रमेश को कभी मालूम नहीं चलता है। एक दिन फैक्ट्री के अंदर सीमा और मोहम्मद कैफ दोनों जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते हुए फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड को पूरा भरोसा हो जाता है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल दोनों को कुछ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, अब वो सीमा को परेशान करना शुरू कर देता है। दरअसल एक दिन सिक्योरिटी गार्ड सीमा से कहता है कि जैसे तुम मोहम्मद कैफ के साथ करती हो, मुझे भी एक बार मौका दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अपने दिल की बात सीमा से कहता है, इसे सुनकर सीमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड को फटकार ही नहीं लगाती है, बल्कि जब अपने घर पर
घर पहुंचती है, ये सारी बातें अपने पिता से बता देती है। इधर रमेश को जब मालूम चलता है कि उसी की फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड सीमा को परेशान कर रहा है, रमेश अपनी बेटी की नौकरी छुड़वा देता है। उसके बाद सीमा बगल की एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी करने लगती है। सीमा दूसरी जगह नौकरी तो करने लगती है, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद कैफ से बातचीत करना बंद नहीं करती है और ना ही दोनों की कभी मुलाकात होना बंद होता है। बात कर रहा हूँ मैं 12 जून की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल मोहम्मद कैफ अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, जिनमें से एक का नाम है आकाश यादव और दूसरे का नाम है विशाल कश्यप। तीनों काफ़ी मात्रा में शराब पी लेते हैं और फिर तीनों एक लड़की को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। विशाल दोनों से कहता है कि अगर इस टाइम कोई लड़की मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। इस पर आकाश उसे जवाब देते हुए कहता है कि हमारी किस्मत में भला लड़की कहाँ है। ये दोनों जब लड़की की बातचीत कर रहे थे, इन दोनों की बातें मोहम्मद कैफ भी सुन रहा था। मुस्कुराते हुए दोनों को जवाब देता है कि तुम दोनों को लड़की मिले या ना मिले, लेकिन मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं अभी के अभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। उसी वक्त ही मोहम्मद कैफ सीमा के नंबर पर फ़ोन करता है। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास इधर सीमा भी अपने काम से अपने घर पर पहुंच चुकी थी और उसके पिता ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त ही मोहम्मद कैफ सीमा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि आज मौसम बड़ा ही सुहाना है, क्यों ना हम दोनों आज कहीं बाहर मुलाकात करते हैं। मिलने की जब बात कहता है, सीमा उसे साफ साफ मना करते हुए कहती है कि पापा ड्यूटी पर जा रहे हैं और मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, इसीलिए हम फिर कभी और मिल लेंगे। लेकिन मोहम्मद कैफ को जब मालूम चलता है कि सीमा घर पर अकेली है, मोहम्मद कैफ सीमा के सामने जिद करने लगता है। आखिरकार सीमा भी मोहम्मद कैफ के सामने झुक जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। इधर रमेश जैसे ही अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, मोहम्मद कैफ सीमा के घर से थोड़ी दूर पर आकर अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है। इधर सीमा भी अपने घर से निकलती है और जाकर मोहम्मद कैफ की बाइक पर बैठ जाती है। उसके बाद जहां पर दोनों हर रोज़ मुलाकात करते थे, दरअसल वहीं पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों गहर के जंगल के लिए रवाना होते हैं, इधर मोहम्मद कैफ के दोनों दोस्त आकाश और विकास को पहले से ही मालूम था कि दोनों कहां पर मुलाकात करते हैं। दरअसल आकाश और विकास पहले से ही जाकर जंगल में छुप कर बैठ जाते हैं और वहां पर शराब और सिगरेट भी पीते हैं और फिर मोहम्मद कैफ और सीमा के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर मोहम्मद कैफ सीमा को लेकर जैसे ही गहर के जंगल में जाता है, जंगल के अंदर जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी हालत में आकाश और विकास भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही इन दोनों को सीमा और मोहम्मद कैफ देखते हैं, देखकर एकदम से डर जाते हैं। दरअसल आकाश और विशाल मोहम्मद कैफ के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि हमको भी तुम एक बार मौका दे दो, जिसके लिए मोहम्मद कैफ तैयार ही नहीं होता है। लेकिन मोहम्मद कैफ जब तैयार नहीं होता है, ये दोनों मोहम्मद कैफ के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। आखिरकार मोहम्मद कैफ भी अपने दोस्तों की बात मान लेता है और सीमा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि एक बार इनके साथ भी समय व्यतीत कर लो। लेकिन सीमा से जब रिक्वेस्ट करता है, सीमा इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए मोहम्मद कैफ के दोनों दोस्त सीमा के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आकाश और विशाल जब सीमा के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, सीमा कैसे भी करके इन दोनों से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है, विशाल सीमा के ऊपर एक तेज धारदार हथियार से वार कर देता है। सीमा घायल तो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों से हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वहां से भागने लगती है, आकाश और विकास काफ़ी डर जाते हैं और मोहम्मद कैफ को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि उसे जल्दी से पकड़ो, वरना हम तीनों काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। जब ये सब कुछ मोहम्मद कैफ के सामने हो रहा था, मोहम्मद कैफ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। लेकिन आकाश और विशाल
जैसे ही आवाज़ देते हैं, मोहम्मद कैफ सीमा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तब तक आकाश और विशाल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर सीमा को पकड़ लेते हैं और उसी तेजधार हथियार से सीमा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं, जिसकी वजह से सीमा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। सीमा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद ये तीनों सीमा का मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद तीनों वापस अपने अपने घर पर चले जाते हैं। वाकई में मोहम्मद कैफ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मोहम्मद कैफ की निशानदेही पर आकाश और विशाल इन दोनों को भी अपने हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अपनी हिरासत में लेकर इन तीनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।